नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रेम से बोलूं सत्य बोलूं। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 दिन का विशेष सत्र होगा और ऐसा शगुफा सामने आया है कि एक देश एक चुनाव, ये बात आपने बहुत पहले भी सुनी होगी। बहुत लंबे समय से चर्चा होती रही है और हमेशा खारिज की जाती रही है, लेकिन एक बार फिर एक देश एक चुनाव के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आ रही है और एक ऐसे समय में सामने आ रही है जब इंडिया INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में जारी है। तो ऐसे समय में पूरे मीडिया का ध्यान INDIA पर टिका हुआ है। पूरी चर्चा हो रही है कि क्या मोदी सरकार के समांतर एक वैकल्पिक राजनीतिक संगठन मोर्चा खड़ा हो रहा है और इसके क्या परिणाम होंगे। ऐसे समय में ये बात आई है और पूरी मीडिया का ध्यान अचानक एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ गया है। क्या कारण है? क्या वास्तव में सरकार एक देश एक चुनाव पर चर्चा चाहती है, गंभीरता से चर्चा चाहती है? एक देश तो हमेशा रहा इंडिया, आज तो एक देश बना नहीं। और चुनाव हमेशा से संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो आम चुनाव और स्टेट्स के चुनाव अलग अलग होते आए हैं। पंचायत स्तर पर चुनाव होते हैं, शहरों के स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और भी तरह के चुनाव देश में होते रहते हैं। कर्मचारी यूनियन के भी चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस के भीतर भी चुनाव होते हैं। अगर हर तरह के चुनावों को देख लिया जाए तो एक देश एक चुनाव के क्या मायने रह जाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। और भी बिंदु है कि क्या ये जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और जिसकी पूरी उम्मीद है कि ये विशेष सत्र नए संसद भवन में बुलाया जाने वाला है। इसकी घोषणा भी जल्द हुई जाएगी, लेकिन मैं अपना आकलन रख रहा हूं कि यह निश्चित रूप से नए संसद भवन में बुलाया जाएगा और उसके बाद एक देश एक चुनाव की बात होगी। 5 विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक बुलाए जाने का भी एक मतलब है। तो हम इस विषय पर यह भी चाहेंगे कि जब पूरे देश में चुनाव के मॉड्यूल पर बात हो रही है तो क्यों नहीं सत्य बहुमत के मॉड्यूल पर भी बात हो, क्यों नहीं सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है उसकी सरकार बनाए जाने को लेकर बात हो। जब हम चुनाव पर इतनी बड़ी बहस छेड़ने जा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय कि मतदाताओं के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, इस पर क्यों न बात हो। तो आज हम इस विषय को चर्चा के लिए हमारे साथ जो लोग आमंत्रित हैं उनको मैं जोड़ रहा हूं बारी बारी से और मैं आमंत्रित करता हूं सत्यदेव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं, चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी हैं और हमारे साथ राहुल तालान जी जुड़ गए हैं। राहुल तालान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अभी टीवी डिबेट पर हमने इनको देखा था, वहां से उतरकर गाड़ी से संभवतः वापस घर लौट रहे हैं। और विकास कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में फजील अहमद जी भी जुड़ेंगे और हम तब तक बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राहुल तालान जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आप पत्रकार हैं और यहाँ जो पैनलिस्ट है उसमें आप एक डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति हैं पत्रकार के तौर पर। तो आज जो मूव हुई है इसको आप किस रूप में देखते हैं? 5 दिन का विशेष सत्र, एक देश एक चुनाव का नारा, इंडिया की बैठक,
इसकी पृष्ठभूमि में चंद्रयान और G20 की बैठक और 5 राज्यों का चुनाव 2024 भी सामने है। इन सब परिप्रेक्ष्य में इस औचक घोषणा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, घोषणा बेशक औचक हो, लेकिन इस पे डिबेट तो बहुत दिन से चल ही रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और ये देश के हित में है। देश के हित में कि चुनाव लगातार चलते रहते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है और हर कोई हर वक्त चुनाव के मोड में रहते हैं, तो देश को थोड़ा इन सब चीज़ से रिलैक्स की ज़रूरत है और देश अपने बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी इसके बारे में सोचे। पूरे देश में कहीं ना कहीं हर वक्त इलेक्शन होते हैं, और आप टीवी डिबेट भी देखते हैं कि राजनीति 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 पे ज्यादा फोकस है। देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे पिछड़ रहा है, किस मामलों में आगे बढ़ रहा है, किन में पिछड़ रहा है, उन पे वो बहस ही नहीं है। टीवी पे भी हम सार्थक बहस देख नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से अगर जो आप इसको देखें तो ये इस तरीके से अच्छा है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का ये निर्णय कर बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी ऐसा निर्णय लेने जा रही है, तो इस पे राजनीति भी होना लाजमी है। ऐसी कोई बात नहीं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए लोग अपनी अपनी अलग व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे कोई बोल रहा है कि 2024 की तैयारी है, कोई बोल रहा है कि ये इंडिया से डर गए हैं, जो नया गठबंधन बना है बीजेपी उससे डर गई है, कोई बोल रहा है कि ये सारी चीजों में हौच पौच करके ये केओस पैदा करना चाह रहे हैं ताकि 2024 में इनकी सरकार आ जाए, और ये समय से पहले चुनाव की बात चल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि समय से पहले चुनाव बीजेपी कम से कम नहीं कराएगी। बीजेपी का बहुत ज्यादा ऐसा रिकॉर्ड है नहीं 2004 वाले इलेक्शन को छोड़ के, कि अगर जो वैसे ज्यादा सरकार में रहे नहीं है, तो नरेंद्र मोदी का खुद का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो समय से पहले चुनाव की बात करना शुरू कर दें। तो एक तरीके से तो ये इसको जैसे बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये सहमति बनाने की कोशिश है। वो ठीक है कि वो अटपटा लग रहा है कि अचानक से चीजें आ गई हैं और वो विशेष सत्र बुला लिया गया है। हो सकता है विशेष सत्र और चीजों के लिए भी, जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी चर्चा हो जाए। ये तो अभी कयास है कि इन सारी चीजों पे चर्चा हो सकती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो सकता है, बाकी और चीज भी हो सकती है। देखिए, हर कोई राजनीति कर रहा है, बिल्कुल राजनीति का मौसम चल रहा है, तो हर कोई अपनी वोट बटोरने के चक्कर में है। बीजेपी को भी ये पता चल गया है, या एनडीए को ये पता चल गया है कि इंडिया इतनी आसान नहीं है इंडिया को मात देना, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं वोटर्स के। तो जो सर्वे वर्वे भी आ रहे हैं तो उनमें भी उनकी स्थिति ठीक ठाक आ रही है। तो बीजेपी भी अपनी चाल चलेगी, सरकार भी अपनी चाल चलेगी, तो वही शहमात का खेल है। बाकी अगर जो देश के हिसाब से देखेंगे तो एक राष्ट्र के तौर पे भारत के लिए अच्छी चीज होगी वन नेशन वन इलेक्शन हो। और हमें ना, जैसे सत्यदेव चौधरी जी की जो मुहिम है कि भाई सत्य बहुमत क्या है वो परिभाषित करने वाली बात जो है, तो जैसे ऐसे धीरे धीरे जब तक सुधार, हम स्टक हो गए लोकतंत्र में, कहीं हम लोकतंत्र में सुधार नहीं देख पा रहे हैं अपने में। तो अगर जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात सरकार करती है और ये सुधार लागू होते हैं, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक बात छेड़ दी गई है कि अब सुधार की बात जब चलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर सत्य बहुमत पे भी बात होगी कि भाई ये जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं हो जाए पीएम का, सांसदों का अपना अलग इलेक्शन हो जाए, पीएम का डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए, और वो कोई पार्टी जैसे पार्टी से चुन के आए कि भाई इस पार्टी का प्रत्याशी ये होगा, इस पार्टी का प्रत्याशी ये होगा, और इसके नाम पे वोट लिए जाएंगे। तो वो एक हो सकता है कि वो पहल भी, जब चीजें छेड़ेंगे नहीं तो शुरुआत नहीं होगी। तो आप इस तरीके को ऐसे भी ले सकते हैं इस चीज को कि बीजेपी ने चीजें छेड़ दी हैं और अब शुरुआत हो गई है, सुधार की शुरुआत होगी, पुलिस सुधारों की शुरुआत होगी, जुडिशरी की सुधारों की शुरुआत होगी। तो ये शुरुआत समझ लीजिए, और इसको मुझे लगता है कि इसकी सपोर्ट करनी चाहिए सबको कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है। तो जी 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 राहुल जी, आपने बहुत विस्तार से अपना राजनीतिक दृष्टिकोण सामने रखा कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। और अब मैं विकास कुमार जी के पास आता हूं। विकास जी, अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। एक बड़ी घोषणा है, हलचल मच गई है देश में, देश की सियासत में अपने अपने तरीके से मतलब निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये संसद सत्र निर्धारित समय पर दिसंबर में होता तो संभवतः उस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके होते। तो उस समय ये जो चंद्रयान और G20 पर शायद अपनी पीठ थपथपाने का जो अवसर सरकार को होता, वो उस समय उतना प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन अभी वो अपनी पीठ थपथपा सकती है और अपने काम को बता सकती है। तो क्या ऐसा लग रहा है, इससे मतलब निकाल सकते हैं कि राजनीतिक रूप से
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से बीजेपी उसके नतीजों से एक एप्रीहेंशन है, आशंका है। इस वजह से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है कि चंद्रयान और G20 का जो फायदा है वो लिया जा सके लोगों के बीच में। जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। ठीक है, विशेष सत्र बुला रही है सरकार, उसके पीछे सरकार अपनी चाहेगी कि राजनीतिक हितों को साधते हुए अपने को कहीं माइलेज ले, उसके लिए सरकार की अपनी कोशिश हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ अभी 2-3 जो बड़ी खबरों में अखबार में छपा है, एक द गार्जियन में और द फाइनेंशियल टाइम्स में, जिसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आरोप लगाया कि एक बड़े फाइनेंशियल हेराफेरी का वो है मामला हुआ है, जिसमें $1 बिलियन का कुछ पैसा यहाँ से गया और फिर कई मॉरिशस और कई राष्ट्रों से वापिस आया है। तो सवाल तो कांग्रेस की भी जो पार्टी है वो उठा सकती है उस बात पे। तो देखना होगा क्या रूप होगा और कैसे जैसे अभी बता रहे थे राहुल तलान जी की सहमत का गेम चल रहा है, तो वो बिल्कुल कुछ उसी तरीके का है। कौन किसको मात देगा, कौन कौन आगे जाएगा, वो तो एक जो विशेष सत्र में जो बात सरकार भी रखेगी तो विपक्षी भी रखेगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो अभी मामला ये जो आप बता रहे हैं कि एक देश एक चुनाव का, ये पहले भी मांग उठ रही थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या इसके कितने मायने, क्या फायदे होंगे, ये भी अपने आप में एक इसकी चर्चा से समझा जा सकता है। वो बात सारी ठीक है कि आप एक बार चुनावी खर्च को कम कर लोगे, एक साथ सारे चुनाव होंगे तो, लेकिन बात वही है कि राजनीतिक व्यवस्था तो नहीं बदलेगी नहीं ऐसी स्थिति में भी। क्या जिस बहुमत की बात कर रहे हैं, सत्य बहुमत की बात, वो बात तो फिर भी नहीं रहेगी। तो चुनाव से ठीक लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले आप कई तरह की चुनावी प्रक्रिया की भी बात कर रहे हो, तो वो सारी मुझे बात लगती है कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का है। एक तरह से जो इंडिया की जो मीटिंग चल रही है मुंबई में, उससे भी सरकार मुझे लग रहा है थोड़ी घबराई हुई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का और इस तरह का उनका एक विचार हो सकता हो। कई सारे इसके कयास लगाए जा रहे हैं, अब देखना है आने वाले समय में ये क्या मैं रूप मैं लेता है, थोड़ा कैसे सा रूप आपको लेता है। रोकना चाहता हूँ कि मुझे आशंका लग रही है कि संजीव कौशिक जी का नेटवर्किंग फिर कहीं चला न जाए, तो मैं जी संजीव कौशिक जी से उनका व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। संजीव कौशिक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? फ्रीज हो गए हैं, तो जी अपनी बात पूरी कीजिए विकास जी। जी, तो मैं यही कह रहा था कि जो ये आपने लिखा है बीजेपी का नया दाव है एक देश एक चुनाव का, ये कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन इससे नहीं हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था वही की वही रहने वाली है, चाहे एक साथ चुनाव चाहे अलग अलग चुनाव कराओ, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता मुझे। क्योंकि आप जो हम बात बहुमत की कर रहे हैं उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो रही है ना। उस चुनाव सुधार को लेकर के इसकी चर्चा क्यों नहीं हो सकती है, जब आप इतनी सारी बातों के ऊपर बात कर रहे हो, जो सबसे गंभीर विषय है, जिसमें ये बात लोकतंत्र, जो एक सच्चे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, किस तरह से बहुमत परिभाषित होना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। ठीक है, आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये विषय क्यों नहीं हो सकता, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करी जा सकती। आपने भी तो अभी बात की शुरुआत करते वक्त कही, मैं उस बात से सहमत हूँ। सरकार इस तरफ एक सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है। जब आप इतनी सारी बातें कर रहे हो तो फिर आप ये भी तो कह सकते हो, एक तरफ आप इस एक देश एक चुनाव से ये गठबंधन वाली राजनीति, ये खरीद फरोख्त वाली राजनीति, ये तो ज्यों की त्यों रहेगी। तो क्या ये सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई जो इतने बड़े रूप में भ्रष्टाचार हो रहा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, इसको रोकने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा डाइवर्ट करने का तरीका है, और आने वाले समय में विशेष सत्र में कैसे इसका सरकार भी अपनी बात रखेगी, ये इंडिया की जो मीटिंग से क्या निकल के आएगा कल वो भी पता चल जाएगा। किस तरीके से सरकार को घेरने के प्रयास करेंगे, तो वो सारी बातें एक बहुत देखने को भी हमें मिलेगा ये। जी जी, अब मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। आपने दोनों को सुना, राहुल कुमार जी को भी सुना, विकास कुमार जी को भी सुना। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी वास्तव में लोकतंत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं? देश में एक देश एक चुनाव का नारा रखते हुए ये सीरियसली कोई मूव है जिससे पूरा लोकतंत्र का जो ढांचा है वो बदल जाएगा, चुनाव खर्च कम हो जाएंगे, देश मजबूत होगा? क्या लगता है आपको इस स्टेट से?
अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। चौधरी साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं जी। चौधरी साहब आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सवाल आपसे ही है। मेरी आवाज संभवतः मेल नहीं पा रही है। मेरे को आपका जी 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 आप मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। लेकिन मुझे आपका सवाल स्पष्ट आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ जी। ये देखिए, इन्होंने सरकार ने जो सत्ताधारी हैं, इन्होंने तो ऐसा बना रखा है जैसे ये संसद भी और ये देश भी इनके मालिक हों। ये जब मर्जी जिस मर्जी को संसद से हटा दो, निकाल दो, जब मर्जी जिस मर्जी को जोड़ दो, जिसके मर्जी घर में ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, पुलिस भेज दो, और जो मर्जी जब मर्जी इसका सत्र बुला लो संसद का। अब ये बताइए, एक देश एक चुनाव का तो बात ये हुई, देश तो हमारा एक है ही, इसमें एक देश एक चुनाव के नारे की कोई जरूरत नहीं है। और शुरू में तो देखिए सब एक ही चुनाव हुआ करते थे, बाद में धीरे 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 इस भ्रष्ट राजनीति का परिणाम है ये कि जो एक चुनाव होने बंद हो गए। एक चुनाव बंद क्यों हुए, इसके ऊपर चर्चा करिए ना। एक जब चुनाव होते थे उस समय के बाद में जब ये एक चुनाव होने बंद हुए, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो यही है ना कि गठबंधन, जोड़ तोड़, सांठ-गांठ, समझौते, जिस मर्जी की सरकार को हटा दो, जिस मर्जी की सरकार को जोड़ दो, एक बारी में जितने मर्जी चुनाव करवा दो, जितने मर्जी नहीं करवा दो। ये चुनाव का ऊपर जो खर्चा होता है ना, ये तो सिवाय झूठ के और कुछ मतलब नहीं है इस बात का। ये तो नौटंकी है। जितना खर्चा इनका एक चुनाव के अंदर सैकड़ों रैली करते हैं, और एक रैली के अंदर जितना खर्चा करते हैं, उससे भी कम खर्चा तो एक बारी चुनाव करवाने में होता है। बेअंदाज खर्चा किया जाता है जिसका कोई एस्टीमेट, इसका अनुमान है ही नहीं। कौन सी रैली के अंदर कितना पैसा खर्च हो रहा है, किसका अनुमान, किसके पास आंकड़ा है उसको इस बात का? और पैसा खर्च होने की इनको परवाह क्या है? जब बिना किसी जरूरत के जितना मर्जी निर्माण हो रहा है, जितना मर्जी पैसा खर्च हो रहा है, तो लोग तो गरीब हैं यहाँ के, लोगों की इनको परवाह नहीं है, गरीबों की इनको परवाह नहीं है। अब चलो एक चुनाव करवाना भी है तो मुझे ये बताइए कि जिनके चुनाव अभी अभी हुए थे, जैसे कर्नाटक के, जैसे हिमाचल के, क्या इनके भी दोबारा चुनाव करवाओगे? एक चुनाव का मतलब क्या है, कुछ स्पष्ट करोगे ना, या हर चीज को भ्रम के अंदर रखोगे? तो इनका मतलब कुछ नहीं है, इनका मतलब सिर्फ राजनीति है, और राजनीति के अंदर भी लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को स्पष्ट नहीं करना कुछ भी। मतदाताओं का तो ये कोई भाव समझते ही नहीं, मतदाताओं की कोई वैल्यू नहीं है इनकी। चौधरी साहब जब चुनाव को लेकर के इतनी बड़ी चर्चा ठानी जा रही है कि पूरे देश में एक चुनाव हो, तो ऐसे समय में क्या इस बात पर भी विचार करने का समय नहीं है? सरकार को विचार नहीं करना चाहिए कि बहुमत की ही परिभाषा तय कर लो कि किस आधार पर सरकार बने? सत्य बहुमत पर बात कर लिया जाए कि मतदाताओं का बहुमत जिसके पास हो उसकी सरकार बने। इस विषय पर ही कोई बड़ा प्रस्ताव ले आया जाता तो शायद उससे ज्यादा फायदा होता। और कितने वर्षों से ये कोई आज हो रहा है क्या कि अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, हर बारी चुनाव हो रहे हैं? ये तो पिछले कम से कम भी नहीं तो 30, 40, 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि लगातार चुनाव हो रहे हैं। तो 50 साल तक किसी पार्टी को भी, किसी नेता को भी ये फुर्सत नहीं मिली कि इसके ऊपर चर्चा करी जाए, सिवाय समय बर्बाद करने के, और कुछ नहीं निकलेगा। अभी भी जो ये संसद बुला लें, सत्र बुला लें, जो मर्जी कर लें, जो मूल समस्या है उस समस्या के समाधान के ऊपर बात नहीं करेंगे, उस समस्या की चर्चा के ऊपर बात नहीं करेंगे कि समस्या का समाधान कैसे हो।
और फिर भ्रमित करके छोड़ दिया, एक चुनाव एक चुनाव एक चुनाव करवा लो भाई, एक चुनाव करवा लो, क्या रिजल्ट निकलेगा? जैसे अभी विकास जी कह रहे थे और तालान जी भी कह रहे थे, तो एक चुनाव होने के बाद भी तो समस्या का समाधान है वो तो बताओ, कि समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या एक बारी चुनाव करवाने से गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाए, बेरोजगारी मिट जाएगी, अपराध मिट जाएंगे, क्या होगा? करवा लो, ये भी करवा के देख लो, फिर उसका जिम्मेवार कौन बनेगा? चौधरी साहब बड़ा सवाल रख रहे हैं। इस बीच में फजील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी सवाल के साथ हम जो चौधरी साहब रख रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से क्या देश में गरीबी मिट जाएगी, क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, किस समस्या का समाधान हो जाएगा फजील अहमद साहब? देखिए, अभी तो ये तय भी नहीं है कि जो सत्र बुलाया जा रहा है वो इसी काम के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो बहुत से राज्यों में चुनाव होने हैं और बहुत से राज्यों में अभी 3-4 साल बाद चुनाव होने हैं। तो उसकी रूपरेखा क्या होगी कि क्या जो भंग कर दिया जाए, पूरे देश की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाए और फिर लोकसभा के साथ उसका चुनाव कराया जाए। इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि या तो सभी विधानसभाओं को भंग करके और नए सिरे से लोकसभा के चुनाव के साथ इसको भी चुनाव कराया जाए। बाकी अगर आधी विधानसभा चलती रहेगी और अगली बार के लिए होगा तो फिर इस बिल का कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो कई तरह की बातें हो रही हैं कि बहुत सी चीजें हैं, वो कोई विशेष बात इसमें ये नहीं है कि इसी बात के लिए सत्र बुलाया जा रहा है जी, इसलिए मैंने शिगुफा कहा है जी। हाँ, शिगुफा ही है। और अभी ये गोदी मीडिया का मतलब एक प्लांटेड इमेजिन है, एक अनुमान है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई इस तरह की। लेकिन फजील अहमद साहब, संसद का विशेष सत्र तो बुलाया जा रहा है 5 दिन का, क्या खास बात है, क्या योजना हो सकती है, क्या बात हो सकती है? उसमें बहुत सी चीज ये हो रहा है कि चुनाव को बजट के लिए, क्योंकि अंतिम सत्र होगा अभी, वो कोई इलेक्शन 2024 में जो होगा उसके बजट एलोकेशन के लिए भी सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन होना है। फजील अहमद साहब, उसके लिए तो फरवरी तक का वक्त है, बजट सत्र तो होना ही है। वो तो कोई कारण नजर नहीं आता इसके लिए सितंबर में बुलाना पड़े विशेष सत्र। नहीं, अभी देखिए क्या हो रहा है। जो आपने हमसे शाम को जो बात कही थी कि चुनाव पहले कराया जा सकता है, इन्होंने उत्तर प्रदेश कई कंपनियों का हेलीकॉप्टर बुक करा लिया अभी से। इतना पहले हेलीकॉप्टर बुक करा लेना, ये भी एक विशेष बात है कि चुनाव को समय से पहले ये लोग कराना चाहते हैं। शाइनिंग इंडिया जैसा माहौल बन रहा है। क्या ये अडानी पर खुलासे से ध्यान हटाने की कोशिश है? देखिए, हमारे देश की जनता अभी, क्योंकि मीडिया ही एक सबसे बड़ा माध्यम होती है और मीडिया ही के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि गोदी मीडिया है, तो अभी अडानी के ऊपर अगर दूसरा, पहले जो हम लोग का अनुभव रहा है आज से पहले की सरकारों का, इतनी बड़ी बात होने के बाद तो सरकार बची कैसे है, यही बहुत बड़ी बात, क्योंकि मीडिया का सपोर्ट होता था उस टाइम उन लोगों का, और कोई भी बात को उठाने में मीडिया ही सक्षम होती है। अब मीडिया को इन लोगों ने पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है, पूरी तरह से उनका मुंह बंद कर रखा है, डाइवर्ट कर रखा है। तो अब अडानी, देश की जनता अभी तक ये बात ही नहीं समझ पा रही, गांव देहात की जो ग्रामीण अंचल की जो जनता है ना, वो अडानी का मसले को सही समझ ही नहीं पा रही है। और कोई भी राजनीतिक दल ग्रामीण स्तर तक तो अब कोई काम करता नहीं है, चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी हो। वो लोग कोई ग्रॉस रूट पे किसी का काम नहीं है, जो जाके ये नहीं बता रहे कि अडानी का मामला क्या है, देश का पैसा क्या है और किस तरह का घोटाला। बात आप सही कह रहे हैं कि अडानी इतना नाम हो रहा है, लेकिन अडानी क्या घोटाला कर रहे हैं, क्या उसमें अनियमितता, ये बात आम जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें मीडिया का भी एक रोल है। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं राहुल तालान जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। राहुल तालान जी, क्या इंडिया की जो मुंबई में बैठक हो रही है, वो बैठक सुर्खियों में छाई हुई थी, तो सुर्खियां बटोरने के लिए तो ये स्टैंड नहीं लिया गया है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कारण देख नहीं रहा है। ये अटकल है कि एक देश एक चुनाव, कोई G20, कोई चंद्रयान की बात करने की बात कह रहा है, कोई नए संसद भवन में ऐसा होगा, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो मैंने भी कहा कि ऐसा होगा।
तो आपको क्या लगता है? आवाज आपकी नहीं आ रही। जो आप बात बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड एडवाइस हो सकती है किसी भी पीआर कंपनी की, क्या सरकार को, या सरकार में जो बैठे पीआर के एक्सपर्ट लोग, उनकी एक स्टैंडर्ड एडवाइस हो सकती है कि आप सुर्खियों में खुद बने रहो। तो ये एक पीआर एक्सपर्ट लगातार ऐसी एडवाइस देते रहते हैं कि भाई आप अगर जो दूसरे की सुर्खियों में कम कर देंगे उसको, तो उसका जो मेमोरी पे, लोगों की, आम जनता की मेमोरी पे जो छाप पड़ेगी उसको कमजोर किया जा सकता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये एक रीजन हो सकता है और वैलिड रीजन है। आप बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं भी पीआर एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी पार्टियों के लिए कराते भी हैं, तो आप उस मानसिकता को अच्छे से समझते हैं कि कैसे सुर्खियां महत्वपूर्ण होती हैं और एक सुर्खी की जगह दूसरी सुर्खी को स्थापित किया जाता है। जी, अपनी बात पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो इससे होता क्या है कि लोगों की मेमोरी में एक दूसरी भी बात जाएगी और जो साइकोलॉजी होती है लोगों की उसमें क्लैश हो जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट खबर थी, या तो दोनों को भूल जाएंगे, दोनों में से एक को याद रखेंगे जो बाद में आई है। तो बीजेपी की या जो सरकार ने जो ये विशेष सत्र बुलाने की जो कोशिश कर रही है सरकार, या की है, तो ये बाद वाली खबर है, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे सूत्रों से आई खबर वैसे ही मीडिया ने इसको लपक लिया और इसी पे डिबेट थी। तो इंडिया की जो वहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो दब गई खबर, और अडानी जी की खबर दब गई, जो थी जो भी जैसे भी थी। लेकिन अडानी ना इस देश में उतने महत्वपूर्ण है नहीं। सवाल ये है कि विपक्ष जो है अडानी जैसे मुद्दे को ना जबरदस्ती इतना हाईलाइट करके उससे वोट नहीं मिलने वाले हैं, ना जनता में कोई आक्रोश आने वाला है। इस चीज को समझ लेने की जरूरत है कि अडानी को जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो विपक्ष के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर जो विपक्ष को वोट चाहिए इस देश की जनता का, तो बेरोजगारी, महंगाई और जो आपका ग्रामीण जनता का वोट चाहिए, तो जो आर्मी में उन्होंने वो 4 साल वाली सर्विस अग्निवीर जो लागू की है, तो उनपे वो ज्यादा मुझे लगता है बहुत इम्पैक्टफुल इशू और बड़े इशू हैं। लेकिन अडानी हर बार ऐसे आ जाते हैं कि उस पे ही सुर्खियां रहती हैं, जबकि अडानी अगर वो भ्रष्टाचार कर ले या अडानी ने कुछ किया भी है तो आम जनता को उससे उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये उतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं जो आम आदमी की जिंदगी को, शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, शेयर मार्केट में कितने सारे लोग पैसा लगाते हैं। गांव के जो लोग हैं, गांव में लोग शेयर मार्केट को जानते नहीं है, ये शहर की खबरें हैं, अर्बन खबरें। आप राहुल जी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि अब जब मान लीजिए कि जमीन के भीतर में कोयला कोई बेच दे देश का, तो उससे जनता के आम जीवन पर थोड़े फर्क पड़ता है। स्पेक्ट्रम हम बेच दे हवा में तो आम जनता पर थोड़े फर्क पड़ता है। वही बात आप कह रहे हैं कि अडानी अगर कुछ पैसा इधर उधर कर दे रहे अपने शेयर मार्केट को करने के लिए तो देश पर फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आम जनता भ्रष्टाचार समझती है कि कोई अपने मित्र के लिए अगर कोई जरूरत से ज्यादा सीमा तोड़ करके अगर मदद कर रहा है, इतनी बड़ी बात हो रही, कोई जांच नहीं हो रही है। सेबी से जो जांच कराई गई, जिस अधिकारी ने जांच की उसको अडानी ने अपने पास रख लिया वेतन पर। भाई जो जिसने जांच की उसको अडानी ने नौकरी दे दी। तो इस देश पर जनता नहीं समझेगी, ऐसा भी हम मान नहीं सकते ना कि भ्रष्टाचार का जो कोलैबोरेशन है वो समझ में नहीं आए। देखिए मैं आता हूँ, अच्छा आप संक्षेप में बोल लीजिए। जी देखिए, आम आदमी को कौन से भ्रष्टाचार से फर्क पड़ता है? जब वो ब्लॉक में जाता है, जब बीडीओ उससे पैसे मांगता है, सेक्रेटरी उससे पैसे मांगता है, पेंशन लगने के लिए उसको पैसे की जरूरत देनी पड़ती है। ठीक है, आपकी बात में, हाँ आपकी बात आ गई और हम समझ भी रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे भ्रष्टाचार जो आम जनता से सीधे पैसा लिया जाता है उसका असर ज्यादा पड़ता है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन देश में कभी भी ऐसे भ्रष्टाचार के कारण राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली, सरकार नहीं बदली। सरकार तो बोफोर्स मामले पर ही बदलती है। तो मैं एक बार फिर सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। बहुत धीरज के साथ हम सबको सुन रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो दीमक है और भ्रष्टाचार इस सरकार में जांच ही नहीं कराई जा रही। जेपीसी गठित करने की मांग होती है, वो उसको खारिज कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट बताती है कि हमारी सीमा है, हम जांच तो करा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की सीमा है वाकई। तो भ्रष्टाचार की जब जांच नहीं होगी, अभी देखिए सीएजी ने भी रखा कि एक मोबाइल फोन पर 9.5 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए। अब इसकी जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? भ्रष्टाचार तो है। तो क्या ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्था से क्या उम्मीद लग रही है इस चुनाव को देखते हुए? जो
चुनाव आने वाले हैं उससे कनेक्ट करके आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए प्रेम जी, यही बात मैं अभी कह रहा था कि इन लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा जितना मर्जी खर्च हो जाए। अब ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसके अंदर पैसे खर्च नहीं होंगे, ये क्या फ्री में बन जाएगा? जितने दिन का भी सत्र बुलाया गया है, जितने लोगों को भी आने जाने के खर्चे हैं या जो भी कुछ होगा, यही सुनते हैं ना कि भाई हर मिनट में पता नहीं हर घंटे में कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो पैसा तो अभी भी खर्च होगा ना जी। तो पैसे की इनको परवाह नहीं है, इनको पैसे वैसों से कोई मतलब नहीं है और ना ही इनको लोगों से कोई लेना देना है। जो लोगों को तो इतना मूर्ख समझते हैं कि लोगों को भ्रष्टाचार भी समझ में नहीं आता, लोगों को पैसा भी समझ में नहीं आता, लोगों को गरीबी भी समझ में नहीं आती, लोगों को बेरोजगारी भी समझ में नहीं आती, अपराध भी समझ में नहीं आता, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। जो सारा ज्ञान है वो सिर्फ इन सत्ताधारी सरकार के नेताओं के पास में है। सारा ज्ञान का भंडार सिर्फ यही जानते हैं। तो जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो बुला लो भाई, सत्र बुला लो, 1 बुला लो, 2 बुला लो, 10 बुला लो, जितने मर्जी सत्र बुलाते रहिए। और फिर सत्र के अंदर आप क्या करोगे ये भी तो अनाउंस करो ना, इसकी भी तो घोषणा करो भाई क्या क्या। सत्र तो बुला लिया आपने, अब सत्र बुला के क्या करोगे, ये लोगों को बताने में क्या तकलीफ है? लोगों को पहले से बता देना चाहिए। जब डेमोक्रेसी के अंदर आप रह रहे हैं, लोकतंत्र में आप रह रहे हैं, लोगों का देश है, लोगों ने वोट देने हैं, तो लोगों को पता नहीं होना चाहिए क्या कि सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? सत्र बुलाए जाने का कोई कारण होगा। जी। और जब सत्र बुलाने की घोषणा हो गई, सत्र बुलाने की घोषणा हो गई तो साथ साथ एजेंडा भी घोषणा हो जाना चाहिए था कि किस लिए बुलाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जी। उसके लिए हम क्यों कयास लगा रहे हैं? पता नहीं क्या होगा सत्र बुलाने के बाद में, पता नहीं क्या होगा। और ये इनकी बहुत पुरानी आदत है कि कोई दूसरा, कोई इनका विरोधी या विपक्ष वाले कुछ भी करने की कोशिश करें जो थोड़ी ज्यादा चर्चित हो रही है बात, उसका एजेंडे को दबाने के लिए ये अपना कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, या उसका मतलब कुछ निकले या नहीं निकले। तो जब स्पष्टता है ही नहीं किसी बात की भी, तो बुला लो भाई, सत्र बुला लो। सत्र बुलाने के बाद में क्या निकलेगा देखी जाएगी, देखते हैं क्या होगा, कैसे सत्र बुलाएंगे और कैसे क्या की चर्चाएं होंगी 5 दिन के अंदर। फजील अहमद जी के पास एक बार फिर आना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि सत्र बुलाने की घोषणा हो गई, विशेष सत्र 5 दिन का सितंबर में अनएक्सपेक्टेडली, और क्यों बुला रहे ये बताने से परहेज किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बताएंगे ही, बताना तो पड़ेगा ही। सत्र तो शुरू होगा तो कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। और एक स्टाइल है इनकी, बीजेपी की एक स्टाइल है ये, चीजों को छिपा करके शॉर्टकट तरीके से। जैसा मैराडोना प्लेयर होता था ना पहले, अर्जेंटीना का मैराडोना प्लेयर, पूरी टीम कुछ नहीं थी पर वो अकेले ऐसा किनारे से ले आके गोल मारने में माहिर था। तो एक पॉलिटिक्स का एक स्ट्रेटजी ये भी होता है कि आप चुपचाप ऐसा कुछ कर दें जिससे सारे लोग आपके खिलाफ और आपके समर्थन में, आपके विरोध में हल्ला हो, एक शोर मचे। तो वो राजनीति में एक अच्छा चीज होता है कि अचानक से कुछ ऐसा बार बार करते रहिए कि शोर मचता रहे। अब पार्लियामेंट चलेगी नहीं, विपक्ष वॉकआउट करेगा, ये लोग चंद्रयान की बात करेंगे, कोई कुछ बोल देगा, फिर उस पर डिबेट होगी, ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग चंद्रयान को चाहते नहीं। भाई इतनी बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है इनकी बात तो वो भी बोल देता है। किसी घर में बारात आ रही हो ना तो वो भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इनके घर में बारात क्यों आ रही, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल। यही चीजों पे घुमा फिरा के पूरे देश का ध्यान जो है इन्हीं सब चीजों पर रखना चाहते हैं कि किस तरह से बात। फजील साहब, क्या ये सही समय नहीं है कि लोकतंत्र में जो व्यापक सुधार की बात हो वो भी साथ साथ चर्चा करा ली जाए? केवल एक देश एक चुनाव ही क्यों? देखिए, बीजेपी का हमेशा से समर्थन मीडिया ने किया है इस देश के अंदर। उसके बावजूद भी मुझे याद है मंडल कमीशन आया, डंकल आया ना बीज वाला,
उस टाइम डंकल का विरोध किया बीजेपी ने, समझ रहे हैं आप। और ग्रामीण स्तर तक इनकी जनसभाएं होती थी, डंकल के खिलाफ, ट्रैक्टर के खिलाफ, यूरिया के खिलाफ। जब देश में कोई अच्छी चीज आई, आज उन्हीं सब चीजों से देश आगे जा रहा है। जब ट्रैक्टर आया तो इन्होंने गांव-गांव जाके कहा कि ये हमारी जमीन को दबा देगा और अच्छा नहीं है, हमारा बैल क्या करेगा। जब यूरिया आई तो कहा कि ये पॉइजन पैदा कर देगा, ये ऐसा, उसका भी रिजल्ट आ रहा है। जब डंकल आया तो इन्होंने जा करके कहा, ये जो गैप है ना, मीडिया तो कोई काम नहीं कर रही है, विपक्ष का या जनता का कोई काम नहीं कर रही, पूरी तरह से सरकार का भोंपू बन गई है। जो विपक्ष के लीडर हैं, ये लोग भी गांव-गांव में जनसभाओं का जो दौर होता था, पहले राजनीति होती थी जनसभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभा, जनसभा, बड़ी-बड़ी सभाएं होती थी, बड़े नेता, छोटे नेता, ग्रामीण स्तर के नेता, चवन्नी नेता, अठन्नी नेता, 1 रुपये वाले नेता, सब लोग अपने-अपने स्तर से पार्टियां उनको लगा करके जनता के बीच में उस चीज को बताती थी कि अडानी का मामला आप हल्के में मत लीजिए। हर्षद मेहता जेल चले गए, यही मुद्दा था ना उस टाइम। हर्षद मेहता का मामला क्या था? यही था कि उन्होंने घोटाला किया और शेयर बाजार को मैनिपुलेट करके इधर उधर किया, वो जेल चले गए। और इनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष मजबूत होता, और विपक्ष को भी इस मुद्दे को कैश कराने का कोई प्लान इनके पास नहीं है, केवल पार्लियामेंट में बोल देना वो अलग बात है। अब कांग्रेस पार्टी में विपक्षी दल है, वो उसके पास उत्तर प्रदेश में वर्कर नहीं है, बिहार में उसके पास वर्कर नहीं है। आरजेडी आराम से बैठा है कि भाई हम क्यों करें, इसका फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही कि भाई हम क्यों करें, वो तो फायदा उनको कांग्रेस को मिलेगा। अब कुल मिलाकर के सारे लोग जिस तरह से इंडिया गठबंधन आज काम कर रहा है, लीडरशिप जो काम कर रही है, इन सब लोग को मिलकर के ग्रॉस रूट पर अब से भी उतरना चाहिए। और अडानी का मसला ऐसा नहीं है, ग्रास रूट पर उतरना चाहिए। फजील अहमद जी कह रहे हैं। मैं राहुल तलान जी के पास आता हूँ। राहुल तलान जी, क्या लगता है सारा दोष मीडिया का है? सारा दोष मीडिया का? ये जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार आती जाती रहती, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो क्या मीडिया का रोल कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मीडिया को अगर जो आप ऐसे सोचते हैं कि मीडिया पे ही लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है और मीडिया पे ही सारी जिम्मेदारी है, तो ये गलत है। मीडिया ये प्योर बिजनेस है, हर कोई बिजनेस कर रहा है इसमें। और ये यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मीडिया बिजनेस ही है। अगर जो कुछ इनको आप सोवियत जैसे रूस या चाइना वाइना को छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो ये बाकी जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, हर कोई ये बिजनेसमैन चला रहे हैं। और बिजनेसमैन का प्राइम मोटो होता है कि वो फायदा ले, और फायदा वो कैसे ले रहा है वो अलग अलग चीज है, वो सारी चीज अलग अलग, उनको अलग बहस हो सकती है। लेकिन मीडिया पे जिम्मेदारी डाल देना भी गलत बात है एक तरीके से। मीडिया वो कर रहा है जो उसको फायदे में दिख रहा है, उसके लालाओं को, उसके सेठों को फायदा दिख रहा है, जहां से वो पैसे कमा सकते हैं। मनी मेकिंग बिजनेस है मीडिया भी। तो मीडिया पे नेताओं की जो जिम्मेदारी है, सामाजिक लीडर्स की जिम्मेदारी है, वो लेकिन राहुल जी, आप भी तो मीडिया के का गलत चरित्र बता करके ही बोल रहे हैं कि अब स्वीकार कर लीजिए, गलत मत बोलिए। ये नहीं तो मीडिया का यही चरित्र है। ये देखिए, ये आजादी की बात अलग थी कि हम किसी कॉज के लिए लड़ रहे थे। अब जब हम आजाद हो गए तो वो कॉज चेंज हो गए थे। मीडिया का जो सही रोल देखना है तो मैं एक इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ प्रेम जी। देखिए, लोकतंत्र में जो लोग काम करते हैं, जो लोग लोकतंत्र की चीजों को समझते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, हमारी परवरिश लोकतंत्र के माध्यम से हुई है, हम राजनीति को लोकतंत्र के आधार पर सीखे हैं। तो कभी भी हम, अगर सरकार कोई रहे, क्या इंदिरा गांधी हाई कोर्ट को नहीं दबा सकती थी? इंदिरा गांधी भी हाई कोर्ट के जज को दबा सकती, ट्रांसफर करवा सकती थी, दबा सकती थी, लेकिन वो जाके गई, इंदिरा गांधी गई उस कोर्ट में और जाके अपना रिप्रेजेंट दिया। सरकार के ऊपर ऐसी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट और तमाम एजेंसियों को जिंदा रखे। ऐसी सरकार को ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। यदि कोई भी सरकार आपको पीएम बना दे तो आप भी सुप्रीम कोर्ट, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के ऊपर एक नैतिक, ये देश की जनता इस बात को भी महसूस करती है कि भाई आप सरकार में हो तो इसी सवाल को मैं थोड़ा सा सत्यदेव चौधरी जी से थोड़ा क्रॉस करना चाहूंगा कि चौधरी साहब, देखिए, सरकारें इतनी आई, प्रधानमंत्री इतनी आए, लेकिन किसी ने संवैधानिक संस्थानों को इस तरीके से नियंत्रण में लेने की कोशिश नहीं की जिस तरीके से इन दिनों हुआ।
ये बात फजील अहमद जी कह रहे हैं। इसका कारण क्या लगता है? जनता ने बहुत ज्यादा बहुमत दे दिया, बहुत ज्यादा सांसद दे दिए, सरकार ऑटोक्रेसी की ओर चली गई, पार्टी ऑटोक्रेसी की ओर चली गई, लोकतंत्र कमजोर हो गया, या कि नहीं लोकतंत्र मजबूत है और ये बस यूं ही है? आप क्या समझ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए प्रेम जी, मैं फजील साहब की बात से सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कितनी भी बार सत्र बुला लीजिए, चाहे कितने भी चुनाव करवा लीजिए, हमें चिंता होनी चाहिए लोकतंत्र की। जो लोकतंत्र आज बर्बाद हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारी राजनीति के आरंभ से ही किसी तरीके से भी लोकतंत्र, आजादी आपने जैसे भी ली सो ली, लेकिन लोकतंत्र कम से कम स्थापित नहीं हुआ। लोगों की आवाज बिल्कुल शुरू से लेकर आज तक वही राजनीति चलती आ रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी सत्र बुलाइए, लेकिन आप लोकतंत्र की बात करिए। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? या खाली लोकतंत्र 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 का रट्टा लगाने से लोकतंत्र बन गया या बिगड़ गया? लोकतंत्र को बिगाड़ा किसने? लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, लोकतंत्र बने कैसे, उसके लिए तो हमारी सरकार जिम्मेवार है ना। हमारा सरकार बनाने का जो बहुमत है वो बहुमत ही ठीक नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। आप उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? किसने रोका हुआ है किसी भी विपक्षी पार्टी को या सत्ताधारी को जो बहुमत के ऊपर बात नहीं करते? अब ये नया भी सत्र जो आएगा उसके अंदर ये बात हो ही करेगा कि लोकतंत्र की बात कैसे हो या बहुमत की बात कैसे हो। बहुमत कैसे होना चाहिए ये नहीं पता जी हमारे को। खाली फिर बस उसी तरीके से चुनाव का खर्चा, चुनाव का खर्चा। अरे चुनाव का खर्चा तो कुछ भी नहीं है। कितने रुपए के तो आप फूल बरसा देते हो अपने रैलियों के अंदर। चुनाव का खर्चा, चुनाव के खर्चे से आप क्यों डरते हो? चुनाव का खर्चा तो देश का है ना, या इन पार्टियों का घर का है? ये पार्टियां कमा के ला। जी, आपकी आवाज थोड़ी, आप म्यूट हो गए हैं। कम से कम, हाँ मैंने ठीक कर दिया। कम से कम अगर खर्चा होने के बाद भी हम आजादी से हम स्वतंत्र रह पाए, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाए, हमारा लोकतंत्र समझ में आ जाए, लोग गरीबों की आवाज सुनाई दे, तब बात समझ में आएगी। और अब ये कौन सा अगर खर्चा हो भी रहा है तो कौन सा अमीरों के पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? पैसे तो खर्च गरीबों के ही हो रहे हैं। सारा टैक्स का कलेक्शन तो गरीबों से ही लिया जा रहा है। कौन से अमीर पैसा देते हैं टैक्स के रूप में? सत्यदेव चौधरी साहब एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि चुनाव बार बार हो और इसके लिए चुनाव खर्च को कारण बताया जाए और ये कहा जाए चुनाव खर्च कम हो, इसीलिए सारे चुनाव खत्म करके एक देश एक चुनाव की ओर जाए। तो ये दरअसल गलत है, क्योंकि ये चुनाव खर्च कोई अपने घर से नहीं करता, देश की जनता का पैसा खर्च होता है और देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए खर्च होता है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये खर्च बहुत मामूली है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं। और आज की चर्चा को हम चाहेंगे कि यहीं पर इसी नोट पर विराम देने का वक्त। आप सब जुड़े इस चर्चा से, सत्यदेव चौधरी जी, फजील अहमद साहब, राहुल तालान जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और